नमस्कार। भारतीय चिकित्सा अभियान से डॉक्टर नरेंद्र जैन बात करता हूँ। आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने नर्सिंग होम और अपने क्लिनिक्स की ओपीडी सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक बंद रखी है। और उसका कारण है कि आयुर्वेद चिकित्सक को 58 प्रकार के ऑपरेशंस की आयुष मंत्रालय के द्वारा दी हुई अनुमति के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। उनका ये कहना है कि आयुर्वेद में एंटीबायोटिक्स नहीं है और एनास्थेसियास नहीं है, तो ये हास्यास्पद है कि कैसे ये ऑपरेशन करेंगे। और सुश्रुत के द्वारा बताई गई सर्जरी अभी अमान्य है, बल्कि उनका ये कहना है कि जो हिपोक्रेटस के बाद जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन या अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो सर्जरी दी है वही एविडेंशियल और मान्य है। मैं एक बात बता दूं आईएमए के उन सभी डॉक्टर्स बंधुओं को, चिकित्सकों, कि एक बार वो आयुर्वेद के एंटीबायोटिक्स के विषय में जान लें। क्या उन्होंने कभी आयुर्वेद पढ़ा है? जितना भी एमएस डॉक्टर निकलते हैं वो लगभग इंटीग्रेटेड मेडिकल के जो बैचलर स्टूडेंट्स होते थे वो तो एलोपैथिक फिर भी पढ़ते थे। और एलोपैथिक के ड्रग्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं है, सामान्य पुस्तकों से भी पढ़ा जा सकता है और उनके विषय में उनके गुण दोष, कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डोज और वैल्यूज़ के विषय में जाना जा सकता है। पर क्या उन्होंने कभी आयुर्वेद को पढ़ा है? क्या वो जानते हैं कि आयुर्वेद में जितने विशद और विशाल एंटीबायोटिक्स हैं वो आज भी उतने कारगर थे जितने 4000 साल पहले। पर एलोपैथिक के जो भी एंटीबायोटिक्स आए हैं 1940 के बाद वो फर्स्ट जनरेशन से आउट ऑफ डेटेड होते गए और फिफ्थ जनरेशन के हो गए। और जो एंटीबायोटिक आप उपयोग कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके विषय में कितने हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कितने रीनर, हार्ट, लीवर फेल्योर होते हैं, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? क्या वो जानते हैं कि आयुर्वेद में कितने प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं और उनमें ब्रॉड एंटीबायोटिक्स की कैपेसिटी रहती है, जैसे त्रिवन कीर्ति रस, चंद्रामत रस, सिंग्राव रस, पीयूष वल्ली रस, सिद्ध प्राणेश्वर रस, आनंद भैरव रस, यशदवस, वंगवस, त्रिभंगवस। यदि मैं आपको नाम गिनाऊं तो आधी घंटे तो मुझे नाम लेने में पूरे लगता है। अज्ञानता और अपरिचितता के कारण से आईएमए के डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद में एंटीबायोटिक नहीं है। पर मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन दावा करता हूँ भारतीय चिकित्सा अभियान से कि आयुर्वेद में जितने एंटीबायोटिक्स हैं उतने एलोपैथिक में नहीं हैं। और आयुर्वेद के एंटीबायोटिक्स जो 100 साल पहले काम करते थे आज भी उतने ही काम करते हैं, बल्कि एलोपैथिक के एंटीबायोटिक्स हर जेनरेशन के साथ आउट ऑफ डेटेड होते गए और आज आप ही लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। कि मैं पूछता हूँ कि अब आप टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं जितना पहले करते थे? और रही बात सर्जरी में जो आप एंटीबायोटिक आज यूज़ कर रहे हैं, ये दावा करता हूँ कि मैं अपने क्लिनिक में छोटी मोटी सर्जरी करने के बाद आज तक मैंने एलोपैथिक का कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लिखा, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर का डॉक्टर रहा हूँ और काफ़ी दिनों तक मैंने एलोपैथ की चीज़ों का अध्ययन भी किया है और उनके गुण दोष के विषय में भी जाना है। दूसरा, रही बात एनास्थीसिया की, तो क्या उनको पता है कि सुश्रुत कैसे करते थे? वही ओपियोइड डेरिवेटिव्स आप उपयोग करते हैं, वही ओपियोइड डेरिवेट पहले उपयोग होते थे, चाहे प्रोपोफोल हो, चाहे लिडोकैन हो, चाहे फेंटोनिल हो। इनके साथ में ये बात सही है कि विज्ञान के साथ साथ तरक्की होती है, पर आयुर्वेद को 8 साल की भारत की मुगलियत और अंग्रेजी गुलामी के कारण से इसका विकास नहीं हो पाया। और उन्हें शायद ये भी पता नहीं हुआ, कर्नल कूट ने जब हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में जाके कहा कि भारत में सर्जरी सीखे, क्योंकि हैदर अली ने उनकी नाक काट दी थी जंग में, तो उस नाक पे जो स्यूचरिंग की गई थी और उसको जो लेप लगा के रिपेयर किया गया था, तो वहाँ के पूरे सर्जन देख के दंग रह गए थे और वहाँ से सर्जरी सीखने हिमाचल प्रदेश के गुरुकुल कांगड़ी के गुरुकुलों में आए थे। और जब 1860 में इंडियन मेडिकल एक्ट बना तो भारतीय सर्जरी पर रोक लगा दी गई। और यदि किसी भी आईएमए के डॉक्टर ने पूरा सुश्रुत पढ़ा हो
पूरा सुश्रुत के दोनों तंत्र पढ़े हों तो उन्हें पता चल जाएगा कि सिर्फ भाषा का परिवर्तन हुआ है। और रही बात विज्ञान के तरक्की की, तो कभी लालटेन थी तो आज CFL है। तो क्या हम लालटेन में ही जीते रहेंगे? ये विज्ञान है और सर्जरी तो कला है। ना ये एलोपैथ है, ना ये आयुर्वेद है, ना ये होम्योपैथ है। ये कला है, कला की साधना है सर्जरी करना। पर एनास्थीसिया आप देते हैं तो उस समय में भी ऐसे ऐसे सर्जरी के उदाहरण हमारे ग्रंथों में है, ये अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में है, जो आपको मानना पड़ेंगे। तब हम भी उसी मदरा इथाइल अल्कोहल के डेरिवेट्स आप भी उपयोग करते हैं और उसका और अच्छा संशोधन हुआ। ये अच्छी बात है कि भारत में यदि मान लीजिए सर्जरी में हम किसी केमिकल का उपयोग कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर भारत की परंपरा में यदि ऑपरेशन होने के बाद आयुर्वेद की ही ड्रग्स दिए जाए, उनमें एंटीबायोटिक्स हैं, उनमें एंटी इन्फ्लामेटरीज हैं, उनमें पेन किलर्स हैं, उनमें सेडेटिव्स हैं, उनमें ट्रैंक्विलाइजर है। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि MBBS डॉक्टर्स कभी आयुर्वेद का अध्ययन नहीं करते। यदि आयुर्वेद का अध्ययन करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक BMS होल्डर 5 साल में BMS में क्या करता है, फिर 1 साल इंटर्नशिप में क्या करता है, फिर 3 साल में वो MD या MS करता है तो क्या करता है। यदि कोई स्टूडेंट 8 साल तक पढ़ता है तो कुछ तो पढ़ता होगा, कुछ तो हमारे पास सर्जरी की बुक्स होंगी, कुछ तो हमारे पास मेडिसिन की बुक्स होंगी। और IMA के डॉक्टर ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय चिकित्सा अभियान यदि ये डिस्क्लोज करता है कि अब आपके पास बहुत सारी जांचें हैं, बहुत सारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं जो किसी की बपोती नहीं है, ये विज्ञान है। ना ये एलोपैथ है, ना ये आयुर्वेद है, ना ये होम्योपैथिक है, ये तो विज्ञान के चमत्कार है, विज्ञान की बढ़ते हुए क्रम है जो सतत बढ़ते जा रहे हैं, लोग उसका उपयोग करते हैं। यदि एक्सरे, MRI, CT स्कैन, पैड स्कैन, सोनोग्राफी के आधार पर आयुर्वेद तो और ही चीज़ है, बहुत सरल है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, सिर्फ डिग्रियाँ ज़्यादा हैं और उन डिग्रियों का एक्सप्लेनेशन और सोर्स ज़्यादा है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि कुछ ड्रग्स, मात्र 25 से 30 ड्रग्स यदि एलोपैथ से अलग कर दिए जाएँ तो एक दिन में धराशायी हो जाएगी पूरी चिकित्सा परंपरा। पर हम कभी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें, हमारा उद्देश्य सिर्फ पेशेंट की, मरीज की सेवा करना है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी दुख से निजात दिलाया जाए, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे योगा हो, नेचुरोपैथी है। यदि सभी पैथियों में कुछ ना कुछ अच्छाई है और सभी को मिला के एक इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम बना दिया जाए तो देश का भला होगा और हमारा आपका भला होगा। कभी मेरे पिताजी हैं, आज कभी आपके पिताजी होंगे, कभी मेरी माँ है, कभी आपकी माँ होंगी। हम मिलजुल करके भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको बता दें कि भारत की परंपरा में बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं होते हैं। मैं चैलेंज देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पूरी दुनिया को, कि बाईपास सर्जरी का विकल्प मेरे पास है, जिसे आर्टिकलिनिंग थेरेपी कहते हैं, जिससे मैंने अभी तक 200 से 300 बाईपास सर्जरियाँ रोकी हैं। और उनके रोके जो कुछ लोग को तो 25 से 30 साल हो गए पर कुछ नहीं हुआ। आप आके मेरे एविडेंस देख सकते हैं। प्रोस्टेट का वेट करने के लिए, वेट कम करने के लिए आपके पास सिर्फ सर्जरी है, हम बिना सर्जरी के वेट कर सकते हैं। यूरिनरी स्ट्रक्चर को हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से दूर कर सकते हैं। पायस, फिस्टुला और फिशर तो पहले से ही ठीक होते थे। हाइड्रोसिल आराम से ठीक होते हैं। और आपको बता दें कि हाइड्रोसेफेलस, इडियोपैथिक हाइड्रोसेफेलस का हमने पेशेंट ठीक किया है, जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि हम संट डालेंगे, पर हमने संट डालने नहीं दी और ठीक हुई 3 साल हो गए। क्योंकि 1-2 पेशेंट आए तो दोनों को ठीक किया, पर हमें 1000 पेशेंट मिलेंगे तो हमारा फॉर्मूला 1000 पेशेंट पे भी 99% ठीक रहेगा। इतने सारे ऑपरेशंस हैं। आप क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। एलर्जिक राइनाइटिस, डेविएशन ऑफ द नेजल नोज का हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो मैं अपने क्लिनिक में टालता हूं और मेरे पास 2000 पेशेंटों के एविडेंस हैं विथ एड्रेस और फ़ोन नंबर। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सुश्रुत के समझिए, सुश्रुत की संहिताओं को पढ़िए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है ये सिर्फ नाम बदला है। हाँ, ये बात अलग है कि हम समय के साथ हमारी तरक्की होनी चाहिए। हो सकता है कि
10वीं 11वीं सदी में जो इंस्ट्रूमेंट हो उसका और अच्छा स्टील हो गया हो, और अच्छा हमने मतलब उसका मॉडिफाइड रूप किया हो, पर ये विज्ञान है, ये ना एलोपैथ है ना आयुर्वेद है। एलोपैथ में यदि आप जिन ड्रग्स को यूज़ करते हैं उनका यदि फंडामेंटल रूट्स देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खनिज मिलेंगे, वही सल्फाइड है, वही सल्फेट हैं, वही क्लोराइड्स हैं, वही जिंक है, वही कॉपर है, वही सब कुछ वही है। आप यदि आयुर्वेद की फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे, मेटलर्जी को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि सिर्फ भाषा को परिवर्तन हुआ है। और यदि आप और विशेष जानना चाहेंगे तो मेरा यूट्यूब में चैनल है भारतीय चिकित्सा अभियान, उसमें मेरे 50 से 60 वीडियो हैं, वो बिना किसी दुराग्रह और दुराभाव के हैं। हमें भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना है। इस उद्देश्य के कारण से ये मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ना तो मैं एलोपैथ का विरोध कर रहा हूँ और ना आज के विज्ञान का। आज के विज्ञान का मैं पूरा समर्थक करता हूँ, और आज के विज्ञान के आधार पर आयुर्वेद तो बहुत ईजी है। आप गॉल स्टोन निकालते हैं, गॉलेक्टोमी करते हैं, हम नहीं निकालते। आप कोई भी रीनल से स्टोन निकालते हैं, हम उसको डिजॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ तो अधिकार रोग अधिकार के चैप्टर हैं, अध्याय के अध्याय हैं। आप एक यूरिनरी कैलकुलाई निकालने में आपको पसीना आता है। हमने पैंक्रियाज के कैलकुलाई निकाल के लोगों को ठीक किया है, बाइल डक्ट में फंसे हुए स्टोन को निकाला है, यहाँ तक कि साइनोलिथियासिस जो लार ग्रंथि में स्टोन है उसको निकालने का हम चैलेंज करते हैं। हमारे पास एविडेंस है। आप जिन चीज़ों के ऑपरेशन करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों के ऑपरेशन ना हो, क्योंकि हमारे पास पंचकर्म जैसी सर्जरी है जो बाहर से ही बिना किसी तकलीफ और चीर फाड़ के आपको उन चीज़ों को मेल्ट किया जा सकता है। हृदय अवरोध है, यदि कोरोनरी ब्लॉकेज है, हम उसको मेल्ट करके निकालेंगे। कोई वो स्टील नहीं है, एक लिपिड्स है, फैट्स है, उसको हम मेल्ट करने के हमारे पास औषधियाँ हैं, हमारे ग्रंथों में उसका बखान है। तो मेरा एक आत्मीय निवेदन है आईएमए के डॉक्टर से कि वो कंधे से कंधा साथ मिला के चले, हम देश की तरक्की करें। और जो 58 प्रकार की सर्जरी का आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के चिकित्सकों को अधिकार मिला है, ये आयुर्वेद के चिकित्सकों को नहीं, भारत को अधिकार मिला है। क्योंकि भारत की परंपरा को विदेशियों ने उसको डोमिनेट दबा दिया गया था और अपनी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसमें से इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्या उन इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग नहीं कर सकते? यदि मान लीजिए रेडियोलॉजिकल कोई इन्वेस्टिगेशन और बड़े हैं तो ये तो अच्छी बात है कि उसके आधार पर आयुर्वेद और सरल हो जाता। पहले इतनी प्रज्ञा बुद्धि रहती थी, इतना गहरा सोच रहता था, इतना ज्ञान रहता था, ऐसे न्यूरॉन्स तो अब हमारे ब्रेन में हैं ही नहीं, जैसे सरक और सुश्रुत और उनके आने वाले आचार्यों में होते थे। साथ साथ ही शरीर का भी आप मानिए कि समय के साथ शरीर की भी हर चीज़ वीक होती चली जा रही है। यहाँ हाइट कम होती जा रही है तो मेमोरी कम होती जा रही है, तो हमारा आईक्यू भी कम होता चला जा रहा है। आप भले ही उसके मानक स्टैंडर्ड कुछ भी बना लें, पर बात तो सही है कि पहले लोग एक पूरे के पूरे वेद को याद कर लेते थे, 2 वेदों को याद कर लेते थे, 3 वेदों को याद करते थे, 4 वेदों के चतुर्वेदी कहलाते थे। तो लोग होते थे तभी उनको ये उपमाएं और उपाधियाँ मिलती थी। आज हमारे न्यूरॉन्स कम हो गए हैं, वो ब्लॉक हो गए हैं। इस कारण से हम ऐसी बात करते हैं। बड़े अदब और सम्मान के साथ आईएमए के सभी मित्रों का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि हम भी और आप भी, हम सब भाई थे। यदि हमको दबा दिया गया अंग्रेज़ों ने या मुगलियत सल्तनत ने, तो आप उठाइए, हम आपके ही हैं, आप हमारे ही हैं। हम मिलके इस परंपरा को आगे बढ़ाएं कि कम खर्च में लोगों को हम अधिक सुविधा दें, कम खर्च में, कम कॉम्प्लिकेशन में लोगों को हम अपने सर्जरी करें। और बहुत सारी सर्जरियाँ जो टाली जा सकती हैं वो आयुर्वेद के आधार पर टाली जा सकती हैं। मेरा आत्मीय निवेदन है कि आपका विरोध व्यर्थ है, आप साथ में आइए, आयुर्वेद का अध्ययन कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि भारतीय चिकित्सा महाविद्यालय, जैसे आप एलोपैथिक महाविद्यालय हैं, तो ये भारतीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, भारत की परंपरागत इलाजों को सीखे जो सस्ते हैं, सरल हैं, सहज हैं और सुलभ हैं, और भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय चिकित्सा अभियान से डॉक्टर नरेंद्र जैन, भोपाल।